Hello students, I am Jyoti Yadav. Today we will discuss the last part of the chapter number 5 in geography, weather and climate, part 4. Today we will discuss humidity. We have discussed so many points related with the temperature, rainfall, evaporation and the water circulation also. Now we will discuss humidity, that what is the humidity and what is the role of humidity in the atmosphere and the pressure. So let us start. Humidity. Humidity is the amount of water vapors the air can hold at a given point in time. These days we are feeling humidity in the air. आप लोग अब जो रेनी सीजन चल रहा है इसमें हमें एयर के अंदर हमें क्या महसूस हो रही है? ह्यूमिडिटी. कहते हैं ना कि ह्यूमस हो रहा है, ह्यूमिडिटी है एयर के अंदर, मतलब सीलनपन. इट मीन्स द वाटर वेपर्स आर प्रेजेंटेड इन द एयर एंड एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम के अकॉर्डिंग गिवन पॉइंट्स पर, मतलब कितनी उसमें ह्यूमिडिटी है, 10% है, 20 है, 30 है, ये सारी चीज़. दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी. वाटर वेपर का जितना परसेंट एयर के अंदर मिक्स होता है दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी. ठीक है. और उस ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे इस रेनी सीजन में जो हमारी चीज़ें हैं जो गीली होती हैं वो टाइम लेती हैं सूखने में, बिकॉज द इवेपोरेशन स्पीड इज स्लो ड्यू टू द लो टेम्परेचर एंड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर ऑल्सो. कि पानी पहले से ही हवा में मौजूद है, अब वो हवा वेपोरेशन कैसे करेगी. ठीक है. तो इस वजह से क्या है, हमें सीलन सी महसूस होती है हमारे कपड़ों के अंदर या किसी भी चीज़ को हम टच कर देते तो उसमें हमें गीलापन महसूस होता है. तो ये ह्यूमिडिटी की वजह से है. व्हेन द एयर कैपेसिटी रीचेज इट्स लिमिट टू होल्ड द वाटर वेपोर इट इज़ नोन एज सैचुरेशन पॉइंट. और जब ये बिल्कुल हाईएस्ट लिमिट पर पहुंच जाती है कि मान लीजिए एयर के अंदर कैपेसिटी है कि वो 30% वाटर वेपर को ऑब्जर्व कर रही है, 40 को कर रही है, तो वो जो पॉइंट है, वो जो लिमिट है दैट इज़ कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट. जैसे कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है कि हम पानी को कितने डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं कि वो क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा, तो वो उसको क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट. और अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट देखें पानी का तो वो क्या है, -0 डिग्री टेम्परेचर. कि -0 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, पानी क्या कर जाता है, फ्रिज मतलब जम जाता है. तो इसी तरह से जो कैपेसिटी है ह्यूमिडिटी की ऑब्जर्व करने की जो एयर के अंदर, उस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट. एंड द एयर इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर. और उसे एयर को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड एयर या एयर. The relative humidity is the ratio between the actual amount of water vapor present in the air at a given temperature and the maximum capacity of air to hold moisture at that temperature. कि जो relative humidity है, सांद्र आर्द्रता जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या है कि रिलेशन है बिटवीन कि कितना उसके अंदर ऑलरेडी है और कितना वो और ऑब्जर्व कर सकती है. ठीक है. कि ऑलरेडी पहले से ही उसके अंदर 10% या 5% वेपर है और इसके अलावा कितना वो और ले सकती है. कि आपके पास कोई बर्तन है, उसके अंदर कोई चीज़ भरी हुई है, चाहे बकेट ले लीजिए कि बकेट के अंदर कुछ पानी तो भरा हुआ है, ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर, और उसके अंदर हम कितना और डाल सकते हैं, वो उसका क्या है, कैपेसिटी. अभी 20 लीटर की है तो उसमें क्या है, 17-18 लीटर और डाल देंगे तो वो उसकी क्या होगी, कैपेसिटी. तो सेम थिंग विद द ह्यूमिडिटी. कि ह्यूमिडिटी क्या है, एयर के अंदर कुछ वाटर वेपर तो होते ही हैं, ठीक है, और इसके अलावा वो कितना और ऑब्जर्व कर सकती है, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ठीक है. एंड इट इज़ डिनोटेड विद ए परसेंटेज सिंबल. और इससे पता चलता है परसेंटेज की जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर परसेंटेज का साइन आता रहता है कि कितने परसेंट ये इसमें था और कितना परसेंट हम इसको और बढ़ा रहा है. दैट इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट है कंडेंसेशन. ठीक है. कंडेंसेशन, यू ऑल नो अबाउट द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल मीन्स प्रोसेस ऑफ वाटर falling and the observing by the atmosphere, and this process is done by the through the evaporation,
ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन। ठीक है, ये 3-4 प्रोसेस इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जिसमें हमारा है कंडेंसेशन। विदाउट कंडेंसेशन नो रेनफॉल, नो क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड। एंड क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, बादल नहीं बनेंगे तो क्या होगी, बारिश भी नहीं होगी। तो और बारिश नहीं होगी तो वो पानी जो अर्थ पर आया है वो इवेपोरेट नहीं होगा, और इवेपोरेट नहीं होगा तो वापस से एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये वाटर साइकिल है, ये चलता रहता है। तो कंडेंसेशन का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वाटर साइकिल के अंदर। तो वो देखते हैं क्या होता है। When water evaporates, it is in a gaseous state. You know very well that the evaporation is the changing the form of water in liquid into gaseous form. ठीक है, इवेपोरेशन में तो क्या होता है कि वाटर किस में चेंज होता है, गैसेस फॉर्म में। ठीक है, वंस इट रीचेज इनफ हाइट इट कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स। और जब ये पानी बिल्कुल हाइट पर जाने के बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि इवेपोरेशन से क्या है, गर्म है, गर्म हुआ तभी तो क्या हुआ, गैस बनी। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये हाइट पर जाता है, हाइट पर क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, तो ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद रिएक्शंस होती है और क्या बन जाती हैं, ड्रॉपलेट्स, मतलब आपकी बूंदे, पानी की जो बूंदे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर वेपोर इन वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, और ये जो ठंडा होकर वाटर वेपोर का जो ठंडा होने का जो प्रोसेस है और पानी की जो बूंदें बनती हैं, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। ये एटमॉस्फेरिक सर्किल होता है, एक एटमॉस्फेरिक साइकिल होता है जो चलता रहता है। एटमॉस्फेयर के अंदर क्रियाएं होती रहती हैं जिससे वाटर बॉडीज़ का जो वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद क्या बनती हैं, पानी की बूंदें, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। ठीक है, ए क्लाउड इज फॉर्म व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन द एयर। और जब ये पानी की बूंदें कहाँ होती हैं, एयर के अंदर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ही एयर प्रेजेंटेड है, मतलब जब कहाँ पर होगी, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो दैट इज द क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस। तो उससे क्या बन गए, बादल बन गए। एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड्स आर डस्ट और स्मोक इन एयर पार्टिकल्स अराउंड विच द वाटर कंडेंसेस। और इसके अलावा एयर के अंदर और जो चीज़ें थी, जो भी गैसेस थे, जो डस्ट था, जो स्मोक था, वो भी सारे क्या करते हैं, मिल जाते हैं। एंड दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड, सिरस, समुलस एंड द स्ट्रेस क्लाउड। और 3 तरह के क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, एक तो होता है सिरस, दूसरा है क्यूमुलस और तीसरा है स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये तीनों ही तरह के क्लाउड्स के हैं, अलग अलग रेनफॉल। जैसे कुछ होते हैं कपासी बादल, कपासी मेघ बादल। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस तरह के जो बादल बनते हैं उससे बारिश ज़्यादा होती है। कई बार क्या बादलों का कलर को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बहुत काले बादल हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो काले इस वजह से क्योंकि उसके अंदर स्मोक और डस्ट का परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, ब्लैक। और इसलिए हम सोच लेते हैं कि बहुत तगड़े बादल है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। लेकिन वो जो कपासी बादल होते हैं उनसे बारिश बहुत ही कम होती है। ठीक है, इस तरह से क्या है, तीनों तरह के जो फॉर्मेशन बनती हैं क्लाउड्स की, उन्हीं के अकॉर्डिंग, और वो कौन कौन से किस किस हाइट पर दिखाई देंगे। कि बिल्कुल नीचे जब हम अर्थ से देखते हैं तो बादल दिखाई देते हैं, वो कौन से बादल होते हैं, वो कपासी मेघ बादल होते हैं। दूसरी हाइट पर जब हम 50-60 किलोमीटर जाएंगे तो वो अलग होंगे बादल। हमें तो यहाँ से एक ही दिखता है जो हम अर्थ पे रहते हैं, लेकिन अगर हम जाते हैं एटमॉस्फेयर से हाइट जो लेयर्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ हमें अलग अलग तरीके के बादल दिखाई देते हैं। इन तीनों तरह के बादलों को हम देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस। पिक्चर्स में देखो दिखाए भी हैं कि कलर कैसे होते हैं बादलों के, कि कौन से कलर के बादल होते हैं जब ज़्यादा धूप निकलती है, कौन से कलर से बारिश होती है। ठीक है, तो आप पिक्चर को आसानी से अपनी बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 144 पर। नेक्स्ट है लास्ट इसका प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मीन लाइक एज द रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन द अर्थ। जब वो सारा प्रोसेस हो गया, इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, पानी की बूंदें बन गई, जब वो पानी की बूंदें नीचे आती हैं दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और वो नीचे कैसे आएंगी, चाहे वो स्नो के रूप में आएंगी, चाहे वो रेनफॉल। इट इज़ डिपेंड ऑन द टोटली टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर लो है तो किसके रूप में आएंगी, किसके रूप में आएंगी, स्नो के रूप में। अगर थोड़ा सा मॉडरेट है तो किसके रूप में आएंगी, रेनफॉल के रूप में। When clouds become heavy, they reach a certain point where they are unable to carry the water droplets in them.
कि जब बादल बहुत ज़्यादा हैवी, मतलब बादलों के अंदर जब बहुत ज़्यादा हैवी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, डस्ट भी, स्मोक भी, ठीक है, एयर है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है, वेपरेशन भी हो जाता है, तो उसमें बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और वो आगे बढ़ने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो अपनी पानी की बूंदों को धीरे धीरे क्या करते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि उनका वजन है वो कम हो सके, ठीक है। क्योंकि बादल किससे बने हैं, किससे बने हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस से, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब है उसके अंदर क्या है, वाटर की ड्रॉपलेट्स बनी हुई हैं, वेट है उसके अंदर, तो इस वजह से। एंड द हैवी ड्रॉपलेट्स देन फॉल ऑन अर्थ एज रेन और स्नो, और इसी की वजह से क्या है, बारिश होती है, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज रेनफॉल, इट ओकर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, और जो रेनफॉल है वो भी 3 तरह से हमारे अर्थ के ऊपर आती है। फर्स्ट है कन्वेंशनल रेनफॉल, दिस काइंड ऑफ रेनफॉल कम्स फ्रॉम कम्युलस क्लाउड्स, जो क्लाउड्स है हमने देखा है सबसे पहले जो है कम्युलस, कि जब ये इस तरह के जो बादल बनेंगे, बिल्कुल साफ दिख रहा है आसमान, ठीक है, लेकिन इस तरह के बादल से भी बारिश होती है। कई बार आपने देखा होगा अचानक गर्मियों के अंदर धूप निकली होती है लेकिन फिर भी क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। कई बार अचानक से आ जाती है बारिश, की उम्मीद नहीं होती कि बादल होते हैं काले रंग के, नहीं है, थोड़ा बहुत भी होता है तो उसी से बारिश हो जाती है, दैट इज़ द कम्युलस क्लाउड्स, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर भी क्या है, वही ड्रॉपलेट्स हैं, तो उनको नीचे गिराना था इसलिए। इट इज़ ए सडन एंड हैवी रेनफॉल फॉलोड बाय लाइटिंग एंड थंडर इन इक्वेटोरियल रीजन्स, इट फॉल्स एवरी डे। इक्वेटोरियल रीजन्स बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई देयर एंड द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इज सो हाई, दैट इज वाई द रेनफॉल इज ओकरिंग देयर एवरी डे। क्योंकि वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर हाई है, इवेपोरेशन स्पीड्स क्या है, हाई है, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेनफॉल होगी, ठीक है। क्योंकि इवेपोरेशन से जो वाटर साइकिल है वो उसकी स्पीड तेज होगी, और वाटर साइकिल का मतलब है पानी का आना फिर वापस से जाना, तो ये इक्वेटर रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड है ओरोग्राफिक रेनफॉल, दिस काइंड ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड रिलीफ रेनफॉल एंड इट हैपन्स इन द माउंटेन रीजन्स, कि माउंटेन रीजन्स के अंदर क्या है, जो माउंटेन की जो लैंड है जिस पर वो टिके हुए हैं, और ऊपर का जो इसकी जो क्या है चोटी, जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी पीक कह सकते हैं, वो उन दोनों एयर्स के बीच में क्या है, डिफरेंस है कि नीचे की जो एयर है वो क्या है, हल्की है, और ऊपर जाएंगे तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, बिल्कुल गर्म है। नीचे वाली जो हवा है बिल्कुल गर्म है क्योंकि सतह उससे क्या है, गर्म है, लेकिन धीरे धीरे जब वो ठंडी होने लगती है तो वो वहाँ से हवा उठती है और बीच में जाकर क्या बनता है, इधर से गर्म हवाएं आ रही हैं और इधर से ठंडी हवा आ रही है, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंडेंसेशन, इससे क्या बनते हैं, बादल, और उससे क्या होती है, बारिश, ठीक है। गर्म और ठंडी हवाएं जब मिलती हैं तो उससे क्या होगा, कंडेंसेशन। और इसलिए ज़्यादातर जो हैवी रेनफॉल एरिया जो कहाँ पर है, हिल्स एरिया, क्योंकि वहाँ पर ये प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट लास्ट साइक्लोनिक रेनफॉल, it is also called frontal rainfall and is accompanied by a cyclone. Cyclone we have already discussed कि the high speed of the winds, ठीक है, कि जिसमें बहुत सब हवाएं कैसे चलती हैं, वर्टिकल मतलब गोल गोल घूमती हुई चलती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं और बहुत ही तेज़ स्पीड से जब चलती हैं तो उससे क्या आती है, हैवी रेनफॉल। इट इज़ एक्सप्रेस इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्न लाइन्स एंड द इज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द विंटर्स के अंदर सबसे ज़्यादा ये पोजीशन बनती हैं, क्योंकि जो हवाएं हैं जनरली तो क्या है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर क्या चलती है, वो हाई से लो की तरफ, तो उससे क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं और उससे क्या होती है, रेनफॉल, दैट इज़ द साइक्लोनिक रेनफॉल। ऑलरेडी पिक्चर्स में आपको अच्छी तरह से बताया भी गया है कि किस तरह से क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस इसमें होता है, ठीक है। ये आपका चैप्टर था, इसमें क्वेश्चन दिया है, हाउ इज क्लाउड फॉर्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, व्हाट डू द ब्लू एरोज रिप्रेजेंट, ब्लू एरो रिप्रेजेंट, इसमें क्या दिखा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, एंड व्हाट डू द रेड एरोज रिप्रेजेंट, ये क्या दिखा रही है, डायरेक्शंस ऑफ द विंड्स, की पानी नीचे से ऊपर जा रही है, इस तरह से क्या ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप अच्छे से पिक्चर्स में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ़ एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।